बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का लेक्चर लेकर आई हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं वही सबसे इजी चैप्टर जो चल रहा है उसका L5। और मजे आ रहे होंगे आपको, थोड़ा सा चेंज मिल गया आपको, थोड़ा सा बर्डन आपके ऊपर हो रहा था पहले वाले चैप्टर्स में, उससे थोड़ा सा इजी काम जो है वो अब चल रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसको इजी समझ के ऐसे मत छोड़ देना क्या है बाद में पढ़ेंगे, है ना, बाद का बर्डन, बैकलॉग ना बढ़ाएं अपना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं संतुलन या साम्यावस्था के लिए रणनीतियां, उसके बाद हम स्तनधारी ताप नियमन की प्रक्रियाएं पढ़ लेंगे, थोड़ी देखेंगे क्या होता है और बहुत कुछ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था वही वाली चीज जो है यहाँ लाइन लिखी हुई है, लास्ट हमने जहाँ पे छोड़ी थी कि जीव अपने आंतरिक पर्यावरण का संतुलन यानी कि अपनी बॉडी को होम्योस्टैटिक्स, जो मैंने वर्ड कहा था, साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए, वह साम्य अवस्था में बनाए रखने के लिए निम्न प्रमुख रणनीतियां अपनाते हैं, जो मैंने लिखी थी आज टाइप कर दी है। सबसे पहला नियमन यानी कि रेगुलेशन, बॉडी को रेगुलेट करना, टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, अंदर के जो केमिकल्स हैं अगर जो ओशियन में रह रहे हैं वो कैसे रेगुलेट करते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी है। समरूपण यानी कन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, और प्रवासन यानी माइग्रेशन, और तीसरा है निलंबन। तो ये चीजें यानी कि ये चार चीजें जो जीव है अपने वातावरण में साम्य अवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये उनके लिए है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर प्लस सैलिनिटी जो है बाहर के इन्वायरमेंट से के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होने देते, जिसको हमने पहले कहा था यूरी थर्मल और यूरी हेलाइन कहा था, है ना, जिनमें क्या होती है रेगुलेशन की पावर होती है, उनकी बात कर रहे हैं हम। जो भाई आसपास के वातावरण से अपने आप को चेंज कर लेते हैं वो तो इसमें आएंगे नहीं, उनको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। साम्यावस्था तो किनको बनानी पड़ेगी, जैसे कि हम जो हमारे समतापी है, जो होमोथर्मल है, जो अपनी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होने देते, अपनी बॉडी को मेंटेन करके चलते, उनमें मेंटेनेंस जो करते हैं, जो नियमन करते हैं, उनकी बात हो रही है ये कि वो नियमन कैसे करते हैं, रेगुलेशन कैसे करते हैं, वो कैसे अपनी बॉडी को होमोस्टैटिक पोजीशन में बना के रखते हैं, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में बना के रखते हैं, उनकी बात हो रही है। जो चेंज हो जाते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, है ना, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिर आपके कई फिशेज है जैसे हैग फिश, वो तो चेंज हो जाती है, उसके बारे में नहीं। जो बना के रखना चाहते हैं वो क्या रणनीतियां अपनाते हैं, तो वो यहाँ पे ये चार रणनीतियां अपनाते हैं। अच्छा, एक आपकी एनसीईआरटी में एक पिक्चर दे रखा है ड्रॉ करके, वो मैं आपको समझा देती हूँ। एक ऐसा ग्राफ दे रखा है, ठीक है, यहां पे तो भाई एक्सटर्नल दे रखी है और यहाँ पे जो है इंटरनल दे रखी है। जैसे अगर यहाँ पे हम माने तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ताप मान लो, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ताप, और यहाँ पे आप मान लो कि बाहर का एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का ताप मान लो, ठीक है। तो क्या दे रखा है, वहां पे एक ग्राफ दिया है इस तरह का, यहाँ पे उन्होंने अलग चीज दी है, एक तो ये दिया है ऐसा, एक दिया है दूसरे कलर से बना देती हूं इस तरह का, और एक दिया है इस तरह का, तीन चीजें दी है। पहले वाले को उन्होंने बोला है समरूपण, जिसको यहां पे लिखा हुआ भी है, इसी को हम बोल रहे हैं कन्फॉर्म। फिर है ये नियमन यानी कि रेगुलेशन, और तीसरा यहां पे दिया है आंशिक नियमन। इसको समझने की कोशिश करो, ये लास्ट प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बता रही हूं। तो क्या बता रहा है ये ग्राफ, ये बता रहा है कि एक होते हैं समरूपण यानी कि कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं कि बाहर, जैसे कि हम एग्जांपल मैंने इसीलिए ले लिया है कि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, कैसे मेंटेन हो रहा है,
कंपैरेटिव टू बाहर के टेम्परेचर में। तो कॉन्फॉर्मर्स क्या करते हैं, वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर फिक्स करते रहते हैं। जैसे कि ये देखो कॉन्फॉर्मर्स यानी कि समरूपण, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखो बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे इधर वाला टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये होते हैं समरूपण, जो बाहर के अकॉर्डिंगली अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। दूसरे होते हैं रेगुलेटरी, जो साम्यावस्था में रहते हैं, है ना, नियमन करते हैं। ये रहे वो नियमनकारी, बाहर कितना भी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन उनका टेम्परेचर फिक्स है। जैसे कि मैं मनुष्य का ही मान लेती हूँ 37, देखो ये 37 पे ही मेंटेन हो रहा है, इनका बढ़ता जा रहा है, बाहर का बढ़ा तो इनका भी बढ़ा, और बढ़ा तो इनका भी बढ़ा। जैसे मान लो यहाँ पे 25 डिग्री था, यहाँ पे भी 25 डिग्री है ना। ग्राफ तो थोड़ा बहुत पड़े ही है, लेकिन मैं ज्यादा इतना घिचपिच नहीं करना चाह रही क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा। और तीसरे होते हैं जो आंशिक होते हैं, जैसे कि ये कुछ टाइम तक तो मेंटेन, कुछ टाइम तक तो बाहर के हिसाब से अपना टेम्परेचर कंट्रोल करके चल रहे हैं। बाहर 25 है तो 25 कर लिया, 50 है तो 50 कर लिया, लेकिन उनकी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद वो नियमनकारी बन जाएंगे, मतलब फिर वो क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके चलेंगे। तो इनको बोलते हैं आंशिक नियमन या आंशिक नियमनकारी, इसको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। ये एनसीईआरटी में आपको क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। एक वो जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, एक वो जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, चेंज होते रहेंगे, और दूसरे वो एक हद तक तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और उसके बाद मेंटेन करने लग जाएंगे, ठीक है। ये तीन। अब जो साम्य अवस्था है उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, तो पहला है नियमन करना यानी कि रेगुलेट करना। नियमन करने से यहां अर्थ है बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर शरीर में ताप नियंत्रण या ताप नियमन तथा परासरण नियमन। अब नियमन दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने कहा, एक तो क्या है, एक तो टेम्परेचर में नियमन, ताप नियमन, थर्मल रेगुलेशन, और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण नियमन। हमारी जैसे कि फिशेज में देखा था हमने, फिशेज में क्या देखा हमने कि फिशेज, ओशियन वाली फिश को फ्रेश वाटर में रख देंगे तो उसका बाहरी सांद्रता और अंदर की सांद्रता में फर्क आ जाएगा। तो वो कैसे उसको मेंटेन करती है, वो एटीपी का यूज करके उसको मेंटेन करेगी। तो ये तो हो गई ऑस्मो परासरण नियमन। और दूसरा है टेम्परेचर, कि अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर 37 रखना है तो उसको कैसे मेंटेन करोगे। तो दो तरह से रेगुलेशन चलता है, पहला है थर्मल वाला यानी कि टेम्परेचर, और दूसरा है ऑस्मो। इसी को हम यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन भी कहते हैं। यूरी हेलाइन वो जो एक विस्तृत रेंज को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं, और स्टेनो हेलाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या होगा, वही कहानी कि मान लो एक फिश है, उसके अंदर 5% जो है क्या है, सांद्रता है। शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूं मैं, बाहर की तरफ 15% सांद्रता है, उसको 5% सांद्रता क्या करनी है, मेंटेन करनी है। अब परासरण का नियम है क्या, कि जल जो है वो सांद्रता देख के फिसल जाता है ना। तो जल क्या करेगा, वही लड़की देख के फिसल जाता है, ये लड़की देखी नहीं कि अंदर घुसना चालू। तो ये जल क्या करेगा, जो बाहर जल है वो क्या करेगा, अंदर वाला जल और बाहर वाला जल, जल की मात्रा ज्यादा कहाँ पे, कंसंट्रेशन को देखे तो यहाँ पे सांद्रता कम है, इसका मतलब यहाँ पे जल ज्यादा है, और यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब जल कम है। तो जल वही क्या बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, बहिर्परासरण कहते हैं। क्लास 11th क्लास 9th बहिर्परासरण, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। याद आ रहा है कुछ, इसका उल्टा भी हो सकता है, अंदर 15 हो 5 हो तो अंदर जाएगा। तो इस फिश को क्या करना होगा, इस फिश को जल को जाने से रोकना होगा, वरना इसकी बॉडी से सारा जल बाहर आ जाएगा। तो ये क्या करेगी, एटीपी का यूज करके दो काम करेगी। पहला क्या, जल को, जो जल बाहर जा रहा है उसको तो रोक नहीं सकती, लेकिन ये क्या करेगी, दूसरी तरफ से जल लेना शुरू कर देगी एटीपी यूज कर करके, क्योंकि ऐसे तो जल आएगा नहीं, परासरण तो भाई सांद्रता पे डिपेंड करता है।
और बिना एटीपी के होता है। इसको एटीपी यूज करके जल को अंदर लेना पड़ेगा, सक्रिय परासरण करना पड़ेगा, सक्रिय विसरण करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं। सब क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, 9th में भी। इसी को उल्टा हो जाए तो फिर जल उसको बाहर। दूसरा क्या करेगा, इसको भाई 5% रखना है। अब देखो बाहर 15 है तो 15 वाला 5 की तरफ जाएगा, ये कहेगा यार मेरे पास बहुत ज्यादा है, तू ले ले, तो ये अंदर जाएगा। तो इस 5% को बढ़ने से भी रोकना है। तो जो आयंस अंदर आ रहे हैं उनको भी धक्का दे दे के बाहर निकाल, निकलो निकलो, मेरे को चाहिए ही नहीं। तो उन आयंस को भी एटीपी यूज करके बाहर निकालो, तो एटीपी यूज करनी पड़ेगी। तो ये हो गया परासरण का नियमन। अब टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल हम हमसे लेंगे। कैसे, सुनो जरा। यह जीव प्रमुख कार्यकी तरीकों द्वारा ताप व परासरण नियमन करते हैं। कार्यकी का मतलब फिजियोलॉजिकल, पहले भी समझा चुकी हूं। शरीर के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं होती है, जैसे कि ये हो रही है, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्शंस है, अंदर हो रहे थे, बाहर से हमें दिखते नहीं है। तरीकों से कुछ जीव व्यवहारगत या तो क्या कर लेंगे, अपने बिहेवियर में चेंज कर लेंगे, अपने रहन सहन में चेंज कर लेते हैं। जैसे 6 महीने सो गए, 6 महीने जग गए, है ना, बिहेवियर चेंज, तरीके भी अपनाते हैं। सभी स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मैमल्स, पक्षी यानी कि बर्ड्स, तथा कुछ निम्न पृष्ठधारी, कुछ लोअर वर्टिब्रेट, ठीक है, वह कुछ अपृष्ठधारी जिसको हम इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, ताप नियमन और परासरण नियमन की रणनीति अपनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्तनधारी ताप नियमन हेतु निम्न प्रक्रियाएं अपनाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मैमल्स जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वो कैसे मेंटेन रखते हैं। तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है प्रीवियस क्लासों में, फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। शरीर के सेंसर, सेंसर का मतलब जितने भी सेंसेस हैं बॉडी के अंदर, ताप नियंत्रण मस्तिष्क में स्थित होता है। हमारी बॉडी का आपको पता है पूरा कंट्रोल ब्रेन के पास है। जब बाहरी ताप के बढ़ने पर शरीर का ताप बढ़ता है, पहले तो क्या होगा, मान लो हमारा क्या है भाई 37 डिग्री टेम्परेचर है ना भाई। मैं मनुष्य का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें उससे ज्यादा समझने को, भाई यहाँ सारे मैमल्स की बात हो रही है, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं हो रही, लेकिन सारे मैमल्स का टेम्परेचर हमें याद नहीं है, सबका अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हमें हमारा पता है तो हम उसी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये अब क्या होगा, बाहर टेम्परेचर चल रहा है 45 डिग्री, गर्मी के दिन चल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा भाई, हीट जो है वही कोई चीज अपनी अधिक से कम की तरफ जाएगी तो हीट बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो मेंटेन करना है, हमें तो साम्य अवस्था में लेकर आना है, हमें तो मेंटेन करना है, साम्य अवस्था में लेकर आना है। क्या करेंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया, पसीना आना। क्या करेगी हमारी बॉडी जो हमारी बॉडी के अंदर जो जल है, वाटर है, मान लो ये बॉडी सरफेस है, ये चीज मैं पहले समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ। वाटर को क्या करेगी, स्किन के कांटेक्ट में लेके आएगी। स्किन क्या हो रखी है, गर्म हो रखी है। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री है, स्किन का ऊपर वाला टेम्परेचर 45 है, अंदर वाला 37 है। जैसे स्किन के कांटेक्ट में वाटर आएगा, क्या बनेगा, वाटर को ऊर्जा मिलेगी, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, यानी कि वाष्प में, और वाष्प में बनके पसीने की फॉर्म में स्किन के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, तो मैंने आपको बताया जल की गुप्त ऊष्मा होती है ना, लेटेंट हीट जो होती है। जल क्या करेगा, जल की ऊर्जा कम होती है कंपैरेटिव टू उसकी वाष्प के, गैस फॉर्म में लिक्विड की एनर्जी कम होती है, गैस की ज्यादा होती है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, पहले भी बताया था। तो जब ये जल गैस में बदलेगा, पसीने में बदलेगा, स्वेट में बदलेगा, तो इसको क्या चाहिएगी, इसको ऊर्जा चाहिएगी पानी से लिक्विड से गैस में बदलने के लिए। पसीना गैस की फॉर्म में ही निकलता है, वो तो बाद में हमें बूंदों के रूप में दिखाई देता है ठंडा होने के बाद, संघनन की वजह से। तो लिक्विड से गैस में बदलेगा तो इसको ऊर्जा चाहिए, तो ये ऊर्जा लेगा कहां से, ये ऊर्जा लेगा बॉडी से। और बॉडी का जो टेम्परेचर इसकी वजह से अंदर आना, हीट अंदर आ रही है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रही है, तो उसको ये पानी क्या कर देगा, वापस लेके कम कर देगा, वापस 37 डिग्री पर ले आएगा। इसीलिए हमें पसीना आता है गर्मियों में,
ये पसीना आना कोई बुरी बात नहीं है, जिसको जितना पसीना आता है उसकी बॉडी टेम्परेचर उतना मेंटेन होता है। फिर लॉस होता है बॉडी में फिर पानी का, तो हमें पानी की प्यास भी लगती है, सीधा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। शरीर के सेंसर करते हैं भाई तब तंत्रिका तंत्र श्वेत ग्रंथियां मतलब पसीने की ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं स्वेट ग्लैंड्स को सक्रिय कर शरीर को पसीने का स्त्राव सुनिश्चित कर देती है। एक और तरीका है वो भी हम पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स वाला। दूसरी विधि में शरीर ताप अधिक होने पर ताप नियंत्रण केंद्र त्वचा की रक्त वाहिकाओं को फैला देता है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती है, मान लो पहले ऐसी थी तो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, फैल जाती है, बॉडी के सरफेस पे फैल जाती है। फैलेगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बाहर के कांटेक्ट में आएगा, स्किन के कांटेक्ट में आएगा और अपनी हीट को रिलीज कर देगा। भाई वो अपनी हीट को ब्लड वेसल्स को स्किन में देगा, स्किन से पानी की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो डायलेट कर देती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड डायलेशन, ठीक है, या ब्लड वेसल डायलेशन। शरीर का ताप कम होने पर नियंत्रण केंद्र, अब उल्टा सिस्टम, मान लो सर्दी है बाहर तो उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टा होगा, ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी, अब फैलना नहीं है, अब तो हीट को बचा के रखना है, बॉडी को मेंटेन करना है। बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर चल रखा है तो अब ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएगी और ये जो है पसीना नहीं निकलेगा, पसीने की बजाय क्या होगा, शिवरिंग होगी आपको। अब शिवरिंग क्या होता है मैम, शिव जी का कोई डांस है क्या, नहीं, शिवरिंग का मतलब कपकपी आना, ठीक है, कपकपी। ये कपकपी क्यों आ रही है, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे होने की वजह से आपकी बोन्स मूव कर रही है और एटीपी रिलीज कर रही है। अब आप काम करोगे तो एटीपी चाहिए, तो ये बोन ऐसे ऐसे हिल के अंदर की तरफ ऊर्जा उत्पन्न कर रही है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहे, जो कि कम हो रखा है, हीट रिलीज कर रही है ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है आपको। कम होने पर नियंत्रक केंद्र त्वचा की रक्त वाहिकाओं को संकरा कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, कम चौड़ा कर देते हैं, जिससे अधिक रक्त त्वचा तक नहीं आ पाता, ठीक है। वहां पे त्वचा में फैल रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अब क्या है, अगर शरीर में जल की अधिक मात्रा, आप पानी पी रहे हो, अब आते हैं टॉयलेट की बात पे। सर्दियों में टॉयलेट बहुत ज्यादा आती है, गर्मियों में टॉयलेट कम आती है। और अगर आप थोड़ा सा आपने ऑब्जर्व किया, और करना भी चाहिए भाई, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, क्या है इसमें, तो जब आप गर्मियों में टॉयलेट जाते हो ना तो बहुत ज्यादा येलोइश होती है और कम होती है क्वांटिटी में, और हम बोल सकते हैं सांद्र होती है। क्यों सांद्र होती है, क्योंकि भाई आपको जल पहले ही पसीने की फॉर्म में बाहर निकला है, अभी टॉयलेट में भी जल बहा दोगे तो बॉडी का तो क्या हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, जल ही खत्म हो रखा है। तो अगर आप बाहर से जल कम पी रहे हो, है ना, गर्मी लग रही है आपको, पानी नहीं मिल पा रहा है, उतना पसीना निकल रहा है, उससे कम पानी पी रहे हो, तो क्या होगा, यूरिन जो है आपका कैसा हो जाता है, यूरिन जो कैसा होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है कि अगर आप जल ज्यादा पी रहे हो, ये तो मैंने गर्मियों के दिनों की बात समझाई है, ये उल्टा लिखा, गर्मी वाली यहाँ पे आएगी बात, ठीक है। जब जल आप अधिक मात्रा में पीते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पी रहे हो, तो आपकी जो किडनी है वो बड़ी मात्रा में तनु समझते हो, डाइल्यूट, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, और उसी को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें जल ज्यादा हो और सांद्रता जल ज्यादा हो, ये ऊपर एरो बना रही हूं, उसका मतलब जल ज्यादा, और किसी भी विलियन की या अंदर जो भी यूरिया वगैरह जो भी है उसकी सांद्रता कम होती है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। और क्या कहते हैं, अल्प पराशरी विलियन, हिंदी में अल्प पराशरी, यही तो कहते हैं हाइपोटोनिक को, ठीक है। तो डाइल्यूट होता है, अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारा टॉयलेट बहुत डाइल्यूट होता है, पानी की मात्रा बहुत उसमें ज्यादा होती है। जल की कमी हो जाए, वही गर्मी वाले दिन में जल आप नहीं पी रहे हो, बहुत कम पी रहे हो, तो भाई बॉडी में वाटर वैसे ही कम है, पसीना भी निकल रहा है, तो आपकी किडनी क्या करेगी, जो किडनी मतलब किडनी वृक्क क्या करेंगे, सांद्र यानी कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। हाइपरटोनिक, जिसको हिंदी में कहते हैं अति पराशरी, पानी कम होगा, इसमें जल जो है वो कम है, और बाकी के विलय पदार्थ जो है सांद्रता
वो क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, मूत्र का बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन होता है और कम भी आता है टॉयलेट गर्मियों में, सर्दियों में ज्यादा आता है। क्यों, वही रीजन है, आपको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है और बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक तो ब्लड वेसल्स काम करती है और दूसरा आपका पानी, बॉडी के अंदर जितना पानी आप पीते हो वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, चलो यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा आता है सर्दियों में। दूसरे हैं समरूपण रखने वाले। समरूपण क्या थे, जिसका ऐसा डायग्राम बनाया था हमने, एरो बनाया था, मतलब जो साथ साथ चेंज होते रहते हैं, वो मेंटेन नहीं करते। प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 90% तथा सभी पौधे आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। वो अपने आंतरिक पर्यावरण मतलब अंदर के पर्यावरण को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बनाए नहीं रखते। वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चेंज करते रहते हैं। उसी को हम समरूपण कह रहे थे, ऐसा वाला एरो जो बना रहे थे, चेंज हो रहा है। ठीक है, उनके शरीर ताप परिवेशी, परिवेशी का मतलब बाहर वाला, ठीक है, में बदलाव के साथ बदलता रहता है। ठीक है, इनका क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, साम्य अवस्था को मेंटेन नहीं करेंगे। ये कौन से, समरूपण वाले, कन्फॉर्मर्स जिसको हम कह रहे हैं। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, फिश वाला एग्जांपल आप दे सकते हो, या 5% या 15% है ना, डायग्राम आप बना लोगे जैसा हमने वहां बनाया, कैसे ये जल अंदर जा रहा है, थोड़ा सा लिख सकते हो कि ऐसी फिशेस जो अपना स्थान बदलती रहती है, उनमें ये प्रक्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहो तो उदाहरण दे सकते हो। नेक्स्ट है जो प्रवासन है। अब ये जो समरूपण करते हैं, है ना, समरूपण करते हैं, वो तो हमने देख लिया, टेम्परेचर मेंटेन करते रहेंगे, ज्यादा खारा हुआ तो फ्रेश वाटर में चले जाएंगे, फ्रेश से मरीन में। एक और प्रक्रिया होती है अपने आप के टेम्परेचर को मेंटेन करने की, वो होती है माइग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रवासन, इस पे भाई शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन क्या होता है, किसी भी जीव का अपने हैबिटेट को, हैबिटेट तो समझ गए होंगे, अब पढ़ लिया हमने, जहां वो रहता है उसको छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, उसका माइग्रेशन कहलाता है। सोशल में भी पढ़े होंगे माइग्रेशन, प्रवासन लोगों का, है ना। अब प्रवासन बहुत तरीकों की वजह से होता है। हम जो है, हम किस लिए माइग्रेट होते हैं, हम टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से नहीं, हम पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए माइग्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पक्षियों की, और कुछ फिशेज भी हैं, कुछ मछलियां, देखो मैंने सारी मछलियां नहीं बोला, ये कुछ वर्ड ध्यान रखें। कुछ मछलियां जो है वो माइग्रेशन करती है। क्यों करती है, उसके कारण है, पहला या तो तापमान मेंटेन करने के लिए, दूसरा खाने के लिए, खाना प्रॉपरली उस जगह पे नहीं मिल रहा है तो कहीं और चली जाती है, या फिर सबसे मेन जनन करने के लिए। ये 3 बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से बर्ड्स और फिशेस मेंटेन जो है माइग्रेशन करते हैं। जीवों का प्रतिकूल पर्यावरण, प्रतिकूल मतलब समझ गए, अभी समझाते हैं, रुको, वाले आवास की अस्थायी रूप से अनुकूल पर्यावरण परिस्थितियों में आवास में चले जाना तथा मूल आवास मतलब उनका हैबिटेट में परिस्थिति की सामान्य हो जाने पर पुनः लौट आना माइग्रेशन कहलाता है। परमानेंट नहीं जाती, वापस आ जाती, जब उनको लगता है जनन कर लिया या खाना वाना सब वहां पे जहां हम रह रहे थे वहां पे आने लग गया। आप भी परमानेंट माइग्रेट नहीं करते, जब स्टडी करने जाते हो 2-4 साल रहते हो फिर वापस अपने घर लौट आते हो। ठीक है, तो ये ऐसे पक्षियों में और फिशेज में पाया जाता है, कुछ फिशेज में। अब क्या है ये माइग्रेशन, सुनो, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। साइबेरियन बर्ड्स, वही घिसा पिटा सा एग्जाम्पल, साइबेरियन बर्ड्स, पेलिकन बर्ड्स। साइबेरिया में क्या होता है, ठंड रहती है, हमेशा ठंड रहती है, बर्फ जमी रहती है। हमारे यहाँ तो सीजनल ठंड आती है। जब हमारे यहाँ सीजनल ठंड आती है, मतलब कि सर्दियों का मौसम होता है, तो साइबेरिया में ठंड और ज्यादा हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली वहां पे मान लो -2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा होता है नॉर्मली, लेकिन जब हमारे यहाँ सर्दी हो रही होती है इस एरिया में, तो वहां पे सर्दी और भयानक हो जाती है। मान लो वहां पे सर्दी -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे चली गई। अब बर्ड्स आपको पता है समतापी होते हैं, होमोथर्मल होते हैं, उनको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब ये मेंटेन किस कंडीशन तक करेंगे,
2 डिग्री तक तो चलो कर लिया मेंटेन, -2 डिग्री बाहर है, उनका अंदर 15 डिग्री चल रहा है, गर्म है बॉडी। लेकिन जब -10 डिग्री हो जाएगा या उससे भी नीचे चली जाएगा, एक तो ये, दूसरा जब बर्फ ही बर्फ हर जगह जम गई है तो खाने पीने की भी वाले पड़ जाएंगे। कुछ दिख ही नहीं रहा, पेड़ पौधे नहीं है, सब बर्फ से ढका हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा, जानवर नहीं मिल रहे खाने को। जो वहां तो ऐसा होता है, नदियां जो होती है वो भी जम जाती है, तो भाई फिशेस कैसे खाएंगे? जो बर्ड्स फिशेस खाते हैं, साइबेरियन बर्ड्स फिश खाते हैं पानी के अंदर से, तो वो तो बर्फ की लेयर जमी हुई है, कहाँ से ढूंढेंगे? अंदर गड्ढा खोद के थोड़े ना फिश देखने जाएंगे। फिश तो नीचे जा चुकी है, क्योंकि ऊपर बर्फ जम जाती है तो फिशेस नीचे चली जाती है गर्म जगह पे, तो खाने के भी वाले। और तीसरा रीजन जो होता है वो होता है जनन। अब जनन सब में नहीं होता, जैसे कि कुछ मछलियां जो होती है वो नॉर्मली ओशियन वाटर में रहती है, समुद्री पानी में रहती है, लेकिन जनन करने के लिए फ्रेश वाटर में आती है। इसका उल्टा भी होता है कि फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन जनन करने के लिए ओशियन वाटर में आती है। जैसे सालमन जो फिश होती है उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में आना होता है, और फिर फ्रेश वाटर में वो अपने अंडे दे देती है, जब उसके बच्चे निकलते हैं तो वो वापस ओशियन वाले वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है इन सब चीजों की वजह से। तो एक तो साइबेरियन बर्ड, हमारे अजमेर में भी आते हैं वो साइबेरियन बर्ड्स, हमारे यहाँ आना सागर है ना, वहां पे सर्च करके देखना, बहुत सारे पेलिकन्स और साइबेरियंस। ठंड में हमारा आना सागर ऐसे भरा पड़ा रहता है साइबेरियन बर्ड से, ठंड में ही आते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो ठंड पड़ रही है वो उनकी नॉर्मल ठंड जैसी है, उनको इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि भाई वो तो साल भर रहते हैं, वहां पे भयंकर वाली ठंड पड़ रखी है। देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है -2 डिग्री, अभी कोई बच्चा बोलेगा मैम हमारे यहाँ तो -2 होती नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो भाई वहां पे जो नॉर्मल ठंड रहती है वैसी ठंड हमारे यहाँ सर्दियों में पड़ती है, तो हम जो है उन बर्ड्स को अपने घर जैसा लगता है, तो वो वहां से साइबेरिया से हजारों किलोमीटर दूर उड़ के यहाँ पे इंडिया में आते हैं। कहाँ आते हैं? एक तो अजमेर में भी आते हैं, जैसे मैंने कहा है ना, आना सागर के। एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कलाइडो पार्क भी कहते हैं, इंग्लिश में कलाइडो कहते हैं, पता नहीं क्यों ही, ठीक है, उसकी स्पेलिंग ही ऐसी बना रखी है उन्होंने। और भी जगह पे आते हैं, जोधपुर वगैरह में भी आते हैं कुछ बर्ड्स। तो ये साइबेरियन और पेलिकन्स बर्ड्स हमारे यहाँ आते हैं। साइबेरिया व अन्य अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों से सर्दी के दिनों में हजारों प्रवासी पक्षी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव, जो मैंने कहा, जिसको कलाइडो भी कहा मैंने, तो भरतपुर जिले में आते हैं, और जिसको पहले घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता था। ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है ना। अजमेर तो एनसीईआरटी में है नहीं, एनसीईआरटी में ये केवला देव वाला एग्जाम्पल है, वो आपको याद रखना है। इन पक्षियों में साइबेरिया क्रेन कौन कौन से हैं जरा देख लो। आर्कटिक टर्न, पेलिकन भी लिख सकते हो, पेलिकन भी आते हैं। अनेक पक्षी हिमालय से नीलगिरी पहाड़ियों तक का सफर करते हैं, और अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये आते कैसे हैं। भाई साइबेरिया कोई यहाँ तो है नहीं, आप कुछ सोच लो, आप तो छोड़ ही दो, आप क्या इतना रास्ता चल के जा सकते हो? आपको रास्ते याद रहेंगे? वो तो बर्ड से आसमान में उड़ते हैं, कैसे उनको रास्ता याद रहता है, कैसे वो टाइमली आ जाते हैं, कैसे वो टाइमली चले जाते हैं। अभी तक वैज्ञानिक उनके ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं कि ये पक्षी कैसे याद रखते हैं, कैसे वो आते हैं, कैसे जाते हैं इतना किलोमीटर का सफर तय करके। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है भाई? प्रवासन है, माइग्रेशन है। और किन किन के लिए होता है ये हम देख चुके हैं। आप चाहो तो सालमन का जनन वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अब है निलंबित स्थिति करना, सस्पेंडेड करना। ये वही है जो हमने पढ़ा है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, कि भाई छोड़, मैं तो ना मेंटेन करूं ना मैं उसके हिसाब से चेंज होगा, मैं तो सस्पेंडेड रहूंगा, है ना, निलंबित कर दूंगा अपनी सारी प्रक्रिया। जैसे कि भालू 6 महीने सो जाता है। छिपकलियां जो मैंने कहा सर्दी में अभी बस आने ही वाली है, छिपकलियां गायब हो जाएगी, सारी छुप जाएगी। मेंढक सिर्फ बारिश में दिखते हैं, गर्मियों और सर्दी में सो जाते हैं, छुप जाते हैं। अनेक जीवधारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना निष्क्रिय अवस्था बनाकर करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अपनी शरीर की क्रियाओं को, और क्रियाओं से मतलब उपापचयी क्रियाएं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उनको क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। जो एक बार खा लिया अब 6 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, बस बिल में ऐसे सोए रहेंगे, छिपकली मेंढक जो भी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सामना करने हेतु वह अपनी उपापचयी क्रियाओं अत्यधिक मंद कर
प्रसूति यानी कि डॉर्मेसी की अवस्था में चले जाते हैं। बीज भी डॉर्मेसी करते हैं। बीज प्रसुप्ता पढ़ा है आपने? पढ़ा है चैप्टर 2 शायद, हाँ चैप्टर 2 में है ना, बीज प्रसुप्ता की। कुछ बीज होते हैं वो डायरेक्ट बीज बनने के बाद नहीं उगते, डॉर्मेसी पे चले जाते हैं, निलंबित कर देते अपनी प्रक्रियाएं। जैसे कि सीजनल, जैसे गेहूं, आप गेहूं को साल भर नहीं बो सकते। एक बार जो गेहूं की फसल है उसके बीज को आप नेक्स्ट ईयर ही बो पाओगे, चाहे आप उसको सब कुछ दे दो, वो नहीं उगेगा क्योंकि वो डॉर्मेसी पे चला जाता है। और फिर उसको तोड़ने के लिए किसी फिक्स टेम्परेचर, जैसे गेहूं को ठंडे टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वो फिर उगना शुरू होता है। ठीक है, तो बीज प्रसुप्ता जिसको सीड डॉर्मेसी भी कहते हैं। भालुओं का शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन में समझा चुकी हूँ। हाइबरनेशन क्या होता है? सर्दियों में जो एनिमल है वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को निष्क्रिय करके कहीं छुप जाते हैं बिलबिल में, उसको शीत निंद्रा या शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। जैसे भालू चला जाता है, छिपकलियां बता ही दिया आपको। ठीक है, और ग्रीष्म निद्रा में क्या लिख सकते हो? ग्रीष्म निद्रा का भी एग्जाम्पल है अपने पास, ये आ रहा है, शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता। ग्रीष्म निष्क्रियता गर्म व शुष्क पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना निष्क्रिय अवस्था में रहकर करना ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? घोंगे जैसे कि स्नेल सिर्फ बारिश में दिखते हैं, मेंढक सिर्फ बारिश में दिखते हैं, गर्मी में और नॉर्मल सर्दी में छुपे रहते हैं। अधिक गर्मी में भूमि के भीतर नम सतहों पर चले जाते हैं, जमीन के अंदर गड्ढों में, ताकि वहां पे मॉइस्चर उनको मिलता रहे, गीले में रहने की आदत है इनको। वह क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय जीवन बिताते हैं। यह समय से पलायन कर एक रूप है। ठीक है, समय से पलायन मतलब टाइम का गैप है, चाहे ये लाइन मत लिखो, थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी आपको। टाइम का गैप कर देते हैं, उनकी जिंदगी से सर्दी और गर्मी तो है ही नहीं उनकी जिंदगी में, सिर्फ बारिश है, तो एक टाइम पीरियड का गैप हो जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, ये है शीत निष्क्रियता, और शीत वाला उधर आ गया था। ठीक है, ये ग्रीष्म वाला है। एक और होते हैं, अगर आप देखें, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ जिसको बोलते हैं डाइपोज। ये भी आप याद रखें, शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। डाइपोज क्या होता है? देखो, डाइपोज और डॉर्मेसी में डिफरेंस है। डाइपोज आपको मिलेगा जू प्लैंक्टॉन्स में। अब जू प्लैंक्टॉन्स को हिंदी में भी शायद जू प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, प्लवक कहते हैं, प्लैंक्टॉन्स, प्लवक। क्या करते हैं? डाइपोज क्या होता है? डाइपोज ये होता है कि सीड जो क्या करता है, सीड डॉर्मेसी और नॉर्मल डॉर्मेसी और डाइपोज में फर्क आपको पता होना चाहिए। डाइपोज का मतलब, डॉर्मेसी का मतलब वो अपनी चीजों को निष्क्रिय कर देता है, लेकिन डाइपोज कुछ एनिमल जैसे कि टेडपोल में भी होता है, कुछ सिलामेंडर में होता है। इनमें क्या होता है कि जैसे सिलामेंडर जो है, सर्दी शुरू होने वाली है या जो भी उसका सीजन है, सर्दी शुरू होने वाली मान लो, अब सिलामेंडर जो है वो ऐसा बना हुआ है, अभी इस सिचुएशन में उसका परिवर्तन हुआ है। अब ये सिलामेंडर इसी सिचुएशन में 4-5 महीने रहेगा। अपनी डॉर्मेसी में तो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को निष्क्रिय कर देते हैं। यहाँ पे आकार की एक्टिविटी भी निष्क्रिय, कोई वृद्धि नहीं होती। जैसे शीत निद्रा, ग्रीष्म निद्रा और डॉर्मेसी, इसमें क्या होता है, फिजिकली ग्रोथ हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि छिपकली अगर सो रही है या भालू सो रहा है तो उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही या उसका आकार नहीं बढ़ रहा, ऐसा नहीं है भाई, ग्रोथ तो हो रही है उसके अंदर ही अंदर, भले ही कम हो रही है लेकिन हो रही है। लेकिन इनमें क्या होता है, डाइपोज में आकार की वृद्धि जिस अवस्था में वो थे उसी अवस्था में रहेंगे 6 महीने 8 महीने, जितने भी महीने, उसके बाद 6 महीने 8 महीने के बाद वहीं से वृद्धि करना शुरू करेंगे। इसको कहते हैं डाइपोज। पॉज कर दिया रिमोट से, जहां से वीडियो पॉज किया है वहीं से शुरू होगा, चाहे 6 महीने आप उसको मत चलाओ, ये इससे याद कर लोगे मेरे हिसाब से, पॉज करना, वीडियो पॉज करना है ना। और डॉर्मेसी तो क्या होता है, सस्पेंडेड हो जाती है, मतलब वीडियो स्लो मोशन में चल रहा है। समझ गए डॉर्मेसी और डाइपोज में क्या फर्क है? डॉर्मेसी वीडियो स्लो मोशन में चल रहा है कि भाई बिल्कुल स्लो स्पीड से, मस्त है ना, स्लो मोशन में। और यहाँ पे तो पॉज है बिल्कुल, कि बंद ही कर दिया है एकदम से, अब 6 महीने बाद वहीं से चलेगा जब चलेगा, जैसे मुझे कर दोगे अभी आप। ठीक है, तो यही है क्या हमारे मेन चीजें, और इसके साथ आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है
अनुकूलन है, अडप्टेशन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसे भी आपको अटेंड करना है कल की क्लास।